सर नमस्कार। हो गया? जी सर। नमस्कार। तो आज सर हम लोग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के विषय पे हम लोग बात करेंगे सर। बहुत अच्छा टॉपिक है सर। आप म्यूट पे हो। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक सर। Disciplinary proceedings against a government servant is a very good topic, especially for advocates like us. बंद हुआ अब जाके। तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट के जो टॉपिक मैंने लिया है, और इसमें आपका ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप बताएंगे। मैंने तो विजिलेंस में काम किया है। मैं सिर्फ आपको तो जहाँ पर आप सब तो आप तो देखिए, आप फिर मेरा टेस्ट ले रहे हो। आप मेरा टेस्ट ले रहे हो। आप तो पूरा जानते हो, पूरा तरीका आपको पता है उसमें। मेरा जितना सर मैंने 2004 में 5 में काम किया था ना। यू आर स्टिल इन टच, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं सर, बात तो सर बेसिक रूल्स तो वही है सर। बेसिक रूल्स कहाँ चेंज हुआ है इसमें? लॉ भी चेंज कहाँ हुआ है उतना ज्यादा, और बेसिक प्रोसीजर हैज नॉट चेंज्ड एट ऑल। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, ऐसा है, आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि आप इस जो वीडियो को थोड़ा लाइक किया करिए और इसको शेयर करिए, जिससे कि पब्लिक के पास में पहुंचे। हम लोग काफी मतलब मेहनत करते हैं और अगर आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ और करें। डिफरेंट टाइप लेकर के आते हैं। बट दिस टॉपिक इज टोटली डेडिकेटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड दोज सस्पेक्टेड सिटीजन्स, जिनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो चोर बदमाश जो डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, इनके खिलाफ भी कुछ अंकुश लगाने का काम और नियम है। The only problem is that हमारे को मालूम नहीं पड़ता है कि इनको किस तरीके से डंडा किया जा सकता है। तो इस टॉपिक का चून करने का मतलब मेरा यही था कि आप लोगों को ये बताना है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेन की जाती है और उसके बाद में उस गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या दुर्गति डिपार्टमेंट करता है, क्या उसका हालत होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर दुर्गति करता है। वो इनोसेंट भी हो सकता है, ऑनेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में हर एक को रगड़ते हैं वो। अगर ज्यादा आप ऑनेस्ट होगे तो भी रगड़ेंगे और ज्यादा बदमाश होगे तो भी रगड़े जाओगे। लेकिन होगा क्या कि आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी ही होगी। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का चैप्टर इसीलिए शुरू किया है आज कि आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से कानून के तहत या कौन से कानून के वायलेशन में उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होती है, और जो इंक्वायरी शुरू होती है वो कैसे होती है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका कानून क्या है। और अगर मान लीजिए कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को उसमें दंडित किया जाता है, तो उनको उसके लिए उसके पास में रेमेडी क्या है, हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, जहां तक हमारे से हो सकेगा हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे, और जो बाकी बचेगा उसको नेक्स्ट किसी और वीडियो में, नेक्स्ट किसी और स्ट्रीम में कवर करेंगे। तो पहली बात तो यह है दादा कि हमारे संविधान में आर्टिकल 311 में लिखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लीजर पे होता है। पब्लिक ये सोच सकती है कि भाई ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्लीजर है तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपोर्टिंग अथॉरिटी है? तो यहाँ पर यह होता है, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ डेलीगेशन आता है काम में कि जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, जिस ऑफिसर अपॉइंट कर रहा है, वो उस ऑफिसर को कभी कभी वो डेलीगेट भी कर देता है कि भाई ठीक है, यू विल बी एक्टिंग एज सो एंड सो। तो डेलीगेशन ऑफ पावर में चला जाता है वो। तो अब जैसे कि हम जिस डिपार्टमेंट में थे, जो हमारे कमिश्नर हुआ करते थे, वो हमारे अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते थे, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते थे, तो वही हमारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते थे। तो सिंस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स फॉर दैट मैटर एनी गजेटेड ऑफिसर क्लास 1 जो भी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, तो उनके पास में पावर डेलीगेट करता है कि यू आर आल्सो एम्पावर्ड टू इनिशिएट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगेंस्ट योर
सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। Correct. ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में लिखा हुआ है। तो जो 311 है उसके हिसाब से है कि एनी गवर्नमेंट सर्वेंट इज हिज सर्विस इज एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इंडिया। जी। तो इससे पहले कि हम लोग आगे चले, पहले हम लोगों ने 311 अपना, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रीम कर रहे थे तो उस समय कवर किया था, लेकिन फिर भी 311 को आपको दिखाता हूं कि 311 है क्या। किसी भी समय किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की नौकरी जा सकती है इसके चक्कर में, ध्यान रखिएगा। अब ये स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम है सर, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए तो मतलब जानना जरूरी है, जानते भी होंगे वो लोग, लेकिन पब्लिक को भी जानना चाहिए। हाँ, ये देखिए, व्हाट इज आर्टिकल 311। आर्टिकल 311 deals with the provisions related to the dismissal, मतलब बर्खास्त करना, removal is also, or reduction in rank. Removal be almost same as dismissal but a little different. Dismissal is outright dismissal, removal would be some procedural aspects are there in both the cases. We will discuss that, sir. Dismissal and removal. Reduction in rank, अब कोई मतलब किसी पर्टिकुलर रैंक होल्ड कर रहा है तो ही कैन बी डिग्रेडेड। So Article 311 deals with the provision related to dismissal, removal, or reduction in rank of a person employed in civil capacities. In civil capacities under the union means the government of India or a state government. Now Article 301 sub Article 1 states, no person who is a member of a civil service of the union or an all India service or a civil service of a state or holds a civil post under the union or a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. मतलब जैसे आप एग्जांपल जो दिए, मान लीजिए कोई सुपरिटेंडेंट हो कोई डिपार्टमेंट का, तो उसके ऊपर का अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, he must be senior in rank to the person who is holding that post. Only that person has the authority delegated by the President of India to appoint him, and that appointing authority only can remove or dismiss. इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। जी सर। जैसे कि अभी हमारे जो जीएसटी है और कस्टम्स है, फॉर दैट मैटर एनी अदर सर्विसेज, जहाँ पर कि all services जो क्लास क्या बोलते हैं उसको, क्लास 2 नॉन गस्टेड पोस्ट होती हैं, उसमें जो वो लोग जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उनका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वो एडिशनल कमिश्नर लेवल का आदमी होता है। तो वो उनको जो अपॉइंट कर, जो जिस मतलब जिसके कहने का मतलब ये है आर्टिकल 311 इन ब्रैकेट 1 का, सब आर्टिकल 1 का, कि जो आदमी अपॉइंट कर सकता है वही उसको रिमूव करेगा। बिल्कुल डिसमिस करेगा। उसके नीचे वाला उसको कुछ नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता उसको। जैसे मान लीजिए अगर कोई सोचे कि हाँ भाई मैं इंस्पेक्टर को, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ और मैं उसको रिमूव कर दूंगा, नो, नहीं, इट्स लाइक दैट। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल की जो पुलिस कांस्टेबल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी, पुलिस कांस्टेबल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो ओनली ही इज एम्पावर्ड टू डिसमिस हिम और रिमूव हिम, नोबडी एल्स अदर देन हिम। जो सीओ होते, सर्कल ऑफिसर होते हैं, डीएसपी होते हैं, वो नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे जी। तो इसमें और क्लैरिफिकेशन हमें आगे दिया गया है 311(2) में, no civil servant can be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he or she has been removed of the charges, has been informed of the charges and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. मतलब उसको charges बताया जाएगा in writing, he has to respond to that and he must satisfy the person that whether he is innocent or whatever, or in whatever way he wants to put it, but he must be given an opportunity. Without giving an opportunity, no dismissal, removal or reduction in rank can occur, and that too by way of an inquiry, means a full-fledged inquiry. अब इंक्वायरी का भी सर आगे हम लोग बताएंगे, हाउ द इंक्वायरी इज कंडक्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि
गवर्नमेंट सर्वेंट के पास में पूरी अपॉर्चुनिटी होती है वो, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विस में आउट ऑफ जेलसी लोग बाग कंप्लेन करवा देते हैं, कर देते हैं, ये है वो है, तो द कभी-कभी ऑफिसर anonymous हाँ या स्टाफ जो है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी है कि कभी भी उसको अगर मान लो कोई चार्ज उसके ऊपर आया गया है तो उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भाई पहले तो उसको बताया जाता है भाई तेरे को खिलाफ चार्ज क्या है, चार्ज जब आया तो फिर वो चार्ज का रिप्लाई देता है, उसके बाद में फिर हियरिंग भी होती है, मतलब वो उसको डिफेंस करने full fledged hearing, full और fledged अगर hearing ये चार्ज almost नहीं दिया गया तो दैट इज वायलेशन ऑफ आरडी natural justice, principle of natural justice. ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये क्या So बोला doctrine of pleasure जो आप बोल रहे थे, according to Article 310, members of the defense services, the civil services of the center, and the all India services of persons holding military posts or civil posts under the center hold office during the pleasure of the president. अब president तो खुद सब काम कर नहीं पाएंगे ना, so that power is delegated to that person, the superior officer who is the appointing authority जो आप बोल रहे थे, only that person will order conducting of an inquiry by the inquiring officer. उसमें हम लोग आएंगे बाद में। तो significance of 311, the purpose of Article 311 is to safeguard civil servants. Why safeguard? It places two restrictions on the doctrine of pleasure. In other words, it provides safeguards to civil servants against any arbitrary dismissal. मतलब मुझे किसी पे मतलब मैं नाखुश हूँ कोई वजह से, मेरा बात नहीं सुन रहा है, मतलब कोई गलत तरीके से मैं अपने हिसाब से आर्बिट्ररली मतलब मेरे मर्जी मुताबिक मैं डिसमिस नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए ये मतलब एक क्या बोलूं, एक barrier has been placed. What is the barrier? That inquiry will help that person to submit his defense and disprove the charges framed against him. So it helps them respond. Them मतलब जो जिनके against में inquiry हो रही है, to respond to the charges in an inquiry so that the civil servant is not dismissed arbitrarily from the service. अब 311(2) holding inquiry is not available in the following three cases. ये important है सर। 2A, where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. तो कोई क्रिमिनल केस में मान लीजिए कन्विक्ट हो गया वो आदमी, तो देयर द क्वेश्चन ऑफ conducting inquiry may not arise at all. The person may be dismissed summarily also. ऐसा ही तो है ना सर? yes. No need of conducting inquiry. वो तो प्रूव हो गया। Conducting an inquiry. कोर्ट में प्रूव हो गया तो क्या इंक्वायरी करेगा वो? क्या इंक्वायरी करके अलग तरीके से प्रूव करेगा क्या? जहाँ पर स्ट्रिक्ट प्रूफ था वहां पर वो कन्विक्ट हो गया है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? जहाँ पर प्रोबेबिलिटी चलता है। दूसरा, लेकिन कहीं कहीं सर देखिएगा ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर दिया है कि ओके the inquiry, the departmental inquiry stands on a different footing. I mean, discharge or acquittal may not help the person in the disciplinary proceeding. ऐसा दिया है, लेकिन again Supreme Court has also clarified all these things. यहाँ पे पॉल एंथोनी में बिल्कुल क्लियर कर रहा है। पॉल एंथोनी में क्या बोल रहा है कि when the charges in the criminal proceedings and disciplinary proceedings are same, witnesses are also same. then फिर तो अगर वहां पर कन्विक्शन हो ही गया तो आपको क्या करने का? कुछ भी करके क्या तो स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग में स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ प्रूफ, स्ट्रिक्ट प्रूफ पे किया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर जो है कोई प्रूफ को देखकर जज ऐसा करता है। होता क्या है दादा, इसमें एक समस्या और भी है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है ना, वो आप किसी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में प्रूव कर ही नहीं सकते। समझ गए? अगर आपके पास क्रिमिनल चार्जेज हैं और उसको आपने डिपार्टमेंटल चार्जशीट दे दिया, तो तुम्हारे अंदर कहाँ इतनी कैपेबिलिटी है यार? चाहे तुम डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हो, चाहे इंक्वायरी ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, कि हाँ ठीक है उसको थ्रेडबेल वो जो आपको अलग करोगे। So that's why difficult to separate the grain from the proceedings.
तो डिपार्टमेंट छोड़ता नहीं है, डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है यार 311 निकाल के बाहर करते हैं, जाने दो इसको, क्या करने का यहाँ। लेकिन सर if both are on the same footing, on the same charges, then a stay can be obtained. A stay can be obtained from the court. कि See, if why should I disclose my defense? सुनो, इसमें मेरे एक चीज ये है कि if a criminal proceeding has been initiated against him and a charge sheet has been filed in court, जी, then if department issues a charge sheet after to that, conduct departmental inquiry on the same charges, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, same charges, then I can obtain an order of stay from the court, because why should I disclose my defense? Go to that and says, please stay these proceedings. हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा था सर, यही बोलना चाह रहा था मैं. If it stands on the same footing, if the charges are the same, if the cause of action. हमारे डिपार्टमेंट में कस्टम्स वाले तो क्या करते हैं, बोलते हैं एक काम करो, जितने चार्जेस लगाए हैं ना वहां पर कोर्ट में, उसके अलावा एक चार्ज और लगा दो, ताकि मतलब चेंज हो जाए, उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाए. मतलब वो चार्ज क्या होता है कि he failed to inform the department of that his wife is working, his son is working, this and that करके 18(3) मार देते हैं उसके अंदर कंडक्ट रूल का, और फिर वो बोलते हैं ठीक है, this charge sheet is different from the charge sheet which is filed in court. Then both will proceed separately. तो ये लोग जिनको गला दबाना होता है, जिनको मारना होता है, वो लोग तो उस तरीके से करते हैं, बोलेंगे ठीक है ऑल द चार्जेस आर नॉट द सेम. कोर्ट कैट में जाके बोलते हैं, सब देखो ना, आप कंपेयर कर लो, दीज आर द चार्जेस इन कोर्ट एंड दीज आर द चार्जेस इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स. खत्म, फंस जाता है आदमी. तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस हाउ इट हैज टू बी टैकल्ड. मेरा मतलब बोलने का मकसद यही था. हाँ, तो वहां पर ये होना चाहिए that the charge has been labeled with malified intention to depreciate from the charges by the court. If that can be proved, then we can get some relief from the court. जी. So to be where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry. कभी कभी होता है ऐसा कि after examination the authority feels that it's not proper to proceed with the inquiry, but the reasons have to be recorded in writing again. मतलब ऐसे ही मैं बोल दिया कि चलो इसको बंद करते हैं, that also is not permissible. तो reason, some reason, इसीलिए बोला some reason to be recorded in writing by that authority. तो ये एक है. 2C में where the president or the governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold such inquiry. मतलब आदमी ऐसा पोजीशन पे है कि उसको देखिए इंक्वायरी शुरू करने से तो उसको तो आपको सस्पेंड करना ही होगा. That person will not come to office. DRDO के साइंटिस्ट ने पाकिस्तानी लड़की के साथ में प्रेम करके उसको अपने वो कर दिए, डॉक्यूमेंट लीक कर दिए, तो फिर क्या करोगे? उसकी इंक्वायरी करके फायदा क्या है? वो तो नेशनल सिक्योरिटी का चक्कर, उसे डॉक्टर बाहर करो. जी. What is the fun in keeping him in department? जी. No, very good example, sir. Very good example. Then the opportunity of being heard. वही audio alteram partem. No person can be condemned without being given an opportunity of hearing. Originally, the opportunity of being heard was given to a civil servant at 2 stages, at the inquiry stage and at the punishment stage. But in the 42nd Amendment Act of 1976, this provision was abolished. And second opportunity, that is the right of a civil servant to make representation against the punishment proposed as a result of the findings of the inquiry. तो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी एबॉलिश कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट में. The present position क्या है? The present position is that where it is proposed after inquiry to impose upon a civil servant the punishment of dismissal, removal, or reduction in rank, it may be imposed on the basis of evidence adduced at the inquiry without giving him an opportunity of making representation on the penalty proposed. तो ऊपर वाला उसके साथ इसका लिंक है थोड़ा क्या पूरा ही है मतलब. Where it is proposed to impose upon a civil servant the punishment of dismissal, removal, or reduction in rank, it may be imposed on the basis of the evidence adduced at the
time of inquiry or the inquiry without giving him any opportunity for making complaint. It may be imposed on the basis punishment or dismissal or removal or reduction in rank. That On the punishment may basis be of the imposed. evidences, on the basis of the evidences, but जो evidences हैं उसको वो डिफेंड नहीं कर सकता. वो क्या बोल रहा है? विदाउट नहीं डिफेंड सर, आप देखिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग का पेपर हमारे पास आता है, आपके पास भी कभी आया होगा. बट दे गिव द अपॉर्चुनिटी, बट अगेन दे रिकॉर्ड रीजंस कि नहीं इसमें ठीक नहीं है. सर्टेन ब्लैंकेट what should I say, blanket arguments have been, grounds have been put with which are without basis, करके वो dismiss कर ही देता है उसको. कभी कभी दिखाने के लिए भी सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, सो दैट कि वो आदमी कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट को लगे कि नहीं इसको तो भाई बार बार अपॉर्चुनिटी दिया गया, लेकिन द इंक्वायरिंग ऑफिसर whatever evidence he produced. मेरे ख्याल में ये जो बोल रहा है, दिस डिपेंड्स ऑन द एविडेंशियल वैल्यू, जो उसके क्या मतलब एविडेंस है ना, वो कितना सॉलिड है. Beyond dispute, that is beyond dispute. यहाँ पे बोल रहा है that is beyond dispute. Evidence के ऊपर ही होगा, adduced at the time of inquiry. Evidence is very much superfluous, but this evidence should be solid. Only then he can be removed or dismissed or reduced in the rank without giving without evidence. तो कोई सवाल ही नहीं उठता. हाँ, तो यहाँ पे evidence is very important. Evidence means evidence, not ये कि कोई भी fabricated लेकर के आया, ये नहीं है. It should be admissible everywhere. हाँ, ऐसा वाला होना चाहिए, solid. The Supreme Court held that the expression reasonable opportunity of being heard envisaged to a civil servant in the second safeguard mentioned above includes an opportunity to deny his guilt and establish his innocence, which he can only do if he is told what the charges leveled against him are. अब चार्ज ही पता नहीं चला तो क्या डिफेंस करेगा आदमी. तो इसीलिए that is important, and the allegations on which the such charges are based. सर एक यहाँ एक आता है, sometimes anonymous complaints are also given. तो इसमें what is your valued comments regarding this? The law is that anonymous complaint should not be entertained. Anonymous complaint should not be entertained until unless some verifiable facts are there. Now, ये लोग क्या करते हैं जानते हैं सर? They say that the person is available, but we do not want to disclose the name of the person because he is also working in the same department. करके इन लोग वो anonymous तो वहाँ तो वो क्या करता है, वो तो नाम दे देता है. यहाँ पे मैं anonymous की बात कर रहा हूँ. Anonymous means complaint नाम ही नहीं है. doesn't have any name at all. But if the facts mentioned in the complaint are verifiable, then action can be initiated. हाँ, ये this has to be clarified. है कि बीबी सिंह ने कंप्लेन मारी, लेकिन अनुपम मजूमदार अपना अमिताभ मजूमदार का मैं नाम ही नहीं लिखा हूँ. मान लीजिए मैं नाम ही नहीं लिखा हूँ, ऐसे ही मैं कंप्लेंट डाल दिया हूँ, लेकिन कंप्लेंट के अंदर जो मैटर है वो कोरॉबरेट कर रहा है कि हाँ ये आदमी ऐसा किया. What is those verifiable facts? Suppose in a complaint it is mentioned that Mr. VB Singh has got a flat at so and so address, which is in the name of his spouse, and this flat has been purchased out of the illegal money earned by Mr. VB Singh during his service. तो क्या होगा? यहाँ पर verifiable fact है. एक तो बीबी का बैंक अकाउंट होगा, बीबी का घर है, वहाँ पर सब कुछ है, तो आराम से निकल जाएगा ना लेकर के आगे वो. दूसरा है सर, ये आप जो डिक्लेरेशन फाइल करते हैं ना अपना एसेट्स का, उसमें तो फ्लैट इंक्लूडेड है नहीं है क्या है, तो सारा आ जाएगा बाहर. तो दिस इज इजीली वेरीफाइबल. एक प्रॉब्लम है, बट इफ माय वाइफ हैज गॉट इंडिपेंडेंट इनकम एंड शी इज फाइलिंग इनकम टैक्स, then I need not inform the department. Correct, because she is not working under the department ना, she is working elsewhere, she has an independent income. तो यहाँ पर यही है, लोग बात क्या करते हैं, they show that okay, कस्टम में तो मैंने देखा है कि कस्टम में बोलते हैं ठीक है, my wife is क्या बोलते हैं, selling this item and that item, वो जाकर के प्राइवेट बिजनेस करती है और उसको इतना पैसा मिलता है. हर महीने या हर साल में वो लोग को क्या करते हैं, $1-2 लाख रुपया उसकी इनकम बताते रहते हैं. They do file income tax also, जहाँ पर कि वो इनकम टैक्स मतलब रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ता है, and they build asset.
जी जी। उसके ऊपर जब केस होता है ना, तो फिर वो केस उड़ता है, वो नहीं खड़ा होता फिर। Because तो फिर अगर आपने फिर 2.5 लाख बताया कि रुपए की 3 लाख रुपए मतलब लेडीज का 3 लाख रुपए एग्जाम्पशन है, और 2.5 लाख रुपए की हर साल इनकम दिखा रहे हो, चाहे कहीं से भी दिखा रहे हो, जी जी, तो क्या कर लोगे आप उसको? अगर मान लो 4-5 साल के बाद 7-8 लाख रुपए इकट्ठा करके उसने नहीं 10 लाख कुछ का नहीं कर मकान, पाएंगे, फिर कुछ क्या नहीं उखाड़ कर लोगे? पाएंगे तो भाई, लेकिन कुछ नहीं। डिपार्टमेंट के कुछ कुत्ते होते हैं जो जरूर भौंकते हैं उन चीजों में भी लेकर, और जी जी परेशान करते जी। हैं विजिलेंस वालों को, और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों ने देखो वो इतना करप्ट था, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अब जहाँ सर डायरेक्ट कंप्लेंट है तो वहाँ विटनेस भी रहना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ बोला एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, मतलब जो चार्ज ऑफिसर है, ही शुड, द चार्ज ऑफिसर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ by cross examining the witnesses produced against him and by examining himself or any other witnesses in support of his defense। मतलब अपना भी विटनेस ला सकता है चार्ज ऑफिसर, और दूसरा जो डिफेंस साइड का, जो डिफेंस का नहीं बोला, प्रोसिक्यूशन साइड का जो है, तो वो उसका जो विटनेस है उसको एग्जामिन कर सकता है, ये बता रहा है इसमें। और थर्ड बता रहा है, द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सप्लाई अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर्स रिपोर्ट टू द डेलिक्वेंट। एक तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक रिपोर्ट बनता ही है सर इसका, so that copy, in fact every document produced has to be given to the charged officer, otherwise he cannot defend himself। अब उसको पता ही नहीं है मान लीजिए, तो he will always go to the court and say कि मुझे पता ही नहीं है पीठ पीछे क्या डॉक्यूमेंट दिया जा रहा था। every single scrap of paper which is relied upon in the inquiry has to be given to the charged officer, so the disciplinary authority must supply a copy of the inquiry officer's report to the delinquent civil servant for observations and comments before the disciplinary authority considers the report। Now, it would be too premature to state that when the inquiry is conducted, when disciplinary inquiry is conducted, the department has assistant of one government servant to assist inquiry officer, that is presenting officer. Presenting officer. प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहता है Now, उसमें। the presenting officer acts as an advocate of the department. So, if that officer is acting as presenting officer and assisting the inquiry officer, then the तो delinquent डिफेंस officer असिस्टेंट has got also an opportunity to टू seek अपॉइंट to take service डिफेंस of असिस्टेंट, his assistant, his assistant. हाँ डिफेंस असिस्टेंट बोलते हैं उसको। जी जी। But the condition is that he should not be an advocate on record. No, no, Advocate नहीं होना चाहिए। advocates are not allowed। तो हाँ, डिपार्टमेंट का ही आदमी who may be of the same department, but he is assisting the delinquent officer हम्म। in presenting the उसके लिए evidence कंडीशन before है, the court। उसमें कंडीशन जी ये जी, है, if the presenting officer is LLB, हाँ, तो वो इसको is भी तो having a फिर law वो degree, then this delinquent officer is entitled to have an advocate also. No problem. definitely, otherwise they both will not be on the same footing na, there is no level playing field, so to speak। So जी this is सर। all about 311। और आगे क्या करने का, छोड़ दीजिए ना, ये क्या है? Protection under 311, civil servant of the union, all India service, civil servant of any state, people who hold a civil post under union of any state। फिर The ये देखिए, protective safeguards are applicable only to civil servants, means public officers। They are not available to defense personnel। उनका तो अलग ही चलता है, मतलब उनका तो डिपार्टमेंट ही अलग है, जज एडवोकेट जनरल उनका सर्विस ही अलग है, वो उनका तरीका भी अलग है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट करने का आर्म फोर्सेस का तो तरीका ही एकदम अलग है। इट कैनॉट बी इक्वेटेड विद अ सिविल इंक्वायरी। The process of a departmental inquiry may, first process is the civil servant is giving a formal charge sheet of the charges after an inquiry officer is appointed। तो पहले वो चिट्ठी आएगा कि so and so has been appointed as the inquiry officer in this case, then he'll be given a formal, then he choose to have a lawyer। गलत है गलत ये। है, as we discussed। प्रेजेंटिंग ऑफिसर कौन है? डिफेंस असिस्टेंट, उसी के हिसाब, मतलब उस हिसाब से ही ले सकता आदमी। तो he will have to give an application in writing that I want to appoint a defense assistant who is of equal, who stands in the same footing as the presenting officer।
so to speak. Witnesses can be called during the departmental enquiry, following which the enquiry officer can prepare a report and submit it to the government for further action. हाँ, ये चीज है. अब to the government means the central government or the state government. The इंक्वायरी government ऑफिसर सबमिटेड टू द डिसिप्लिनरी ना, डिसिप्लिनरी की बात कर रहा है ना, वो वही बोल रहा है वो. हाँ, उसी का बात है. प्रेसिडेंट डिसिप्लिनरी में भी एनीबॉडी फॉर दैट मैटर वहां पे कर रहा है ना वो फर्दर एक्शन के लिए. मतलब इंक्वायरी ऑफिसर विल नॉट टेक एक्शन ऑन इटसेल्फ. वो आगे जिसने उसको अपॉइंट किया है वो उसको सबमिट कर देगा. हाँ, वो सबमिट करेंगे, फिर वो फर्दर एक्शन के लिए गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं लोग इफ दे वांट. The government employee dismissed under the above provisions can approach either the tribunal like the central administrative tribunal, मतलब जो central government services में है उनके लिए, or state administrative tribunals or the courts. Then courts have been told not to interfere. After the Administrative Tribunals Act was passed, the high courts and other courts have been told not to interfere unless there is some, bias per se, which is easily identifiable in the charge sheet, or there is some, what should I say, somebody is, so much annoyed that he has written something which makes no sense at all for conducting a departmental inquiry. वैसा glaring examples यदि court के सामने आए, then high court will interfere, otherwise it will go to the tribunal. But high court always refers the matter back to that when anything is done which is arbitrary, which to absurdity of law and arbitrary, biased per se bias हो उसमें, on the face of record bias यदि नजर आए, it is capable of causing gross injustice to the government. जी फंडामेंटल राइट जाता है ना उसका 14-21 कुछ जाता है ना. जी तब तो हाई कोर्ट जा ही सकता हो डायरेक्टली भी, लेकिन हाई कोर्ट भी जो है ना फिर भेज देता ट्राइब्यूनल के पास ही विद ऑब्जर्वेशंस. अगर आप प्रूव कर पाए कि सर देखो इन्होंने बिल्कुल गड़बड़ किया, तो उठा के फेंक देता है फिर वो. हाँ, तो वो तो फेंक देंगे. नहीं, फंडामेंटल राइट्स टाइम एंड व्हेन एवरीथिंग इज आर्बिट्रेरी, दैट नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड दिस एंड दैट, तो बोलता है तो रिट एप्लीकेशन डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं ना फिर हम लोग. जी, वो क्या बोलते हैं, अगर आपको चार्जशीट इशू हुआ है और तो वो क्या बोलता है, हाई कोर्ट बोलता है भाई ऐसा है, तुम ऑर्डर की तो वेट करो, बिल्कुल डिसिप्लिन फेस करो, वहां पे तुम निकल जाओगे, ऐसा करके बोलता है. लेकिन अगर मालूम पड़ जाए कि चार्जशीट ही बिल्कुल सत्यानाश हो रखी है, मतलब ऐसा हुआ है सर, ऐसा केस कहीं. हाँ, इन लोगों ने जबरदस्ती में किसी को रगड़ दिया यार, कोई मतलब होता है सर, ऐसा कर भी देते हैं लोग. जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पर्सन इज गोइंग टू रिटायर टुमारो, और इन लोगों ने आज एक चार्जशीट जो है अनंत फानन में ला करके और उसको वो कर दिया. सर, एक दिन पहले भी दिया गया, रिटायरमेंट के एक दिन पहले भी दिया गया चार्जशीट सर, ऐसा केस भी है, एक दिन पहले दिया गया, वो भी पुराना मामला, मतलब 20 साल पहले का. कोई ऐसा उदाहरण दे करके ये बोल रहे हैं कि उस समय किया था आदमी. तो उस समय वही होता है कि दैट वाज विद malicious intention to deprive me of retirement benefit this and that करके. Since it is age old matter, the department ought to have taken action when I was in service. ऐसा हो जाता. And sufficient time has elapsed, so it reeks of malafide. जी. Then Articles 53 and 154, the executive power of the union and the states vests in the president or governor directly or through officers subordinate to him. These officers constitute the permanent civil service and are governed by Part 14 of the Constitution Services under the Union and States, Article 308 to 323. ये थोड़ा ये टेक्निकल, मतलब फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा, लेकिन ये बोलना ये चाह रहा है कि द पावर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कर तो दिया, बीच में आ तो रहा है वो 311 बीच में हाई तो रहा है 308 के बाद में. जी 309 आगे बोल रहे हो फिर. 309 में बोल रहे empowers the parliament and the state legislature to regulate the recruitment and conditions of services of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the union or any state respectively. ये तो अपॉइंटमेंट का बोल रहा है. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, द मैनर इन विच द ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द प्रेसिडेंट और द गवर्नर. एज वी डिस्कस, द गवर्नर और द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट डायरेक्टली, सो ही हैज टू डेलीगेट पावर to other officers to exercise his or her executive functions. Is governed by these rules. Now these rules are also important. तो केस में सर वो रूल्स भी देखा जाता है.
whether they are in compliance with the rules or not. कभी कभी उसमें भी गड़बड़ निकलती है सर. Yes. अब आर्टिकल 311 dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union or state, ये तो कर लिए. 312 ऑल इंडिया सर्विसेज इंटरेस्टेड. अच्छा ये ठीक है. हाँ तो और आगे इसमें 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज में वही है भैया. हाँ आईएएस जो है और आईपीएस है. आईपीएस आईएएस आईपीएस सबका है. तो 311 नाउ 311 इज ओवर. मैं आपको अब लेके चलता हूं कंडक्ट रूल में, जहां पर जो इनके लिए डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के लिए एक मतलब क्या बोलते हैं वो गाइडलाइंस है. उसमें गाइडलाइंस नहीं है, वो उनका वो है ना गांडीव है, धनुष है, जहां से लोग गोली मारते हैं. हाँ तो वही मैं बोलूंगा कि उसको मैं अच्छी तरीके से गाइडलाइन बोल रहा हूँ कि कैसे धनुष मारना चाहिए. इट्स सॉर्ट ऑफ अ मैनुअल. इट्स अ मैनुअल. हाँ तो that's a manual to assist them कि so that they do not act arbitrarily or make some mistake. वो उनको मतलब एक रोड मैप दिया जाता है कि ऐसा ऐसा आप आगे बढ़ो और आदमी फंसे. और क्या बोलूं सर, हमारा काम है. This is called gun rule, conduct rule, gun rule बोलते हैं इसको. जी conduct rules. हाँ CCS rules, सेंट्रल ये Central Civil Services Conduct Rules, CCS rules. These are for central government employees. So this is 1964. Now let us go to this. What is this? This rule may be called Central Service. They will apply to every person appointed to a civil servant. देखिए यहाँ एक चीज है. Any person, this will apply to every person appointed to a civil service or post, including a civilian in defense service. यदि सिविलियन हो, मतलब कभी डिफेंस सर्विसेज में सिविलियन पोस्ट भी तो है, उसमें ये अप्लाई करेगा. काम करते हैं ना, सैलरी वोलरी बनाते हैं भाई, उनका खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं, ऑर्डर देते रहते हैं, वहाँ पे सिविलियन होते हैं. तो उनका तो लड़ने का काम नहीं है. स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स में जहाँ काम नहीं है तो ये इसमें उसके दायरे में आ जाएंगे. ये दूसरा रेलवे एम्प्लॉइज है, पोस्टल सर्विसेज, सब आ जाएगा इसमें. ऑल इंडिया सर्विसेज पूरा है, मतलब including police and Indian administrative service. Provided that nothing in these rules shall apply to a railway servant as defined in section 3 of Indian Railway Act. जो नीचे जो नहीं तो रेलवे एक्ट में जो काम करते हैं ना, वो उनका जो उनकी बात कर रहे हैं वो. जी A person holding a post in railway board is subject to railway. लेकिन ये सेक्शन 3 में अलग से बोला गया, इसके दायरे में कौन नहीं आएगा. ये फिर सिमिलर a member, अच्छा, it shall, these rules shall apply to a government servant who's a railway servant are defined in section 3. और member of all India service में तो सभी आ जाएगा जितने ऑफिसर्स हैं. इनके लिए अलग रूल है भाई. कंडक्ट रूल इनके लिए अलग है. ठीक है, कंडक्ट रूल अलग है. ठीक है. हाई वो लेकिन वो अलग है उनके लिए. हाँ अलग है, तो वही मैं बोल रहा हूँ. तो फिर ये अलग अलग निकाल के देखना पड़ता है ना सर. जिस तरह का केस आएगा, फैक्ट्स आएगा, तो ये रूल सारा निकाल के देखना पड़ता है इसमें. और फिर जजमेंट्स भी देखने पड़ते हैं इसके सपोर्ट में, हमारे फेवर में क्या है, मतलब बचाने के लिए क्या क्या रास्ता बना हुआ है. Holder of any post in respect of which the president has by general or special order directed that these rules shall not apply. This is sort of an exception of a, what should I say, of a special nature. अलग से यदि प्रेसिडेंट बता दिया हो कि these rules will not apply in such and such posts for such and such post, तब वो तो अलग हो जाएगा. Provided further rules 4, 6, 7, 12, 14 sub rule 3 of so and so करके shall not apply to any government servant who draws a pay which does not exceed rupees 500 per month, मतलब mention मतलब month, and holds a non-gazetted post in any of the following establishments owned or managed by the government servant, namely ports, docks, wharves or jetties, मतलब port trust का हो या जो भी हो, मतलब defense installations except training establishment, public works establishments insofar as they relate to work charge staff, irrigation and electric power establishment, mines as defined under so and so clause section 2 of Mines Act, factories as defined under section 2 of Factories Act, field units of central tractor organization employing workmen governed under the labor laws,
तो इसमें नहीं आएगा वो। लेकिन इसका अलग ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है कि प्रोसीजरल थोड़ा फर्क होगा, लेकिन मोटा अच्छा, मोटी सर एक ही। दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ है तो उसके ऊपर भी लागू होगा ना ये? ओके, हाँ। हाँ बिल्कुल लागू होगा सर, जहाँ काम कर रहे हो, जिस पोजीशन में काम कर रहे हो, तो व्हेन द पर्सन हैज बीन वर्किंग इन दैट पोजीशन, तो उस समय का जो रूल है वही लागू होगा, इसमें फिर नहीं आएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। The establishment shall not include any railway establishment or any office mainly concerned with administrative, managerial, supervisory, security or welfare functions. लेकिन सर एक चीज आप तो देखें सर, रूल्स आर ऑलमोस्ट द सेम, जितना भी ये लिखे थोड़ा हल्का फर्क है, एकदम मतलब कोई बड़ा डिविएशन नहीं है सर, प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट द मैंने सेम। ये उठाया है, अदरवाइज मैं ऑल इंडिया सर्विस रूल भी उठा सकता था, लेकिन नहीं, वो ये जी इसीलिए उठाया बिकॉज दिस इज सैक्रोसैंक्ट, ये हर जगह चलता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर उधर करके सब जगह चलता है। इसको पढ़ लेने से मतलब पूरा समझ में आएगा कि दिस इज द बेसिक, मतलब the roadmap under which everything is conducted and inquiry is conducted. A members of the family may बोला the wife or husband, as the case may be, of the government servant, whether residing with the government servant but not or not, but it does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the government servant by a decree or order of a competent court. मतलब डिवोर्स हो गया हो, तो सर ये डिवोर्स पिटिशन में आप देखिएगा लिखा जाता है कि हम लोग जो है खुराफाती करने के लिए डिवोर्स नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में ही लिखता है कि it is not done in collusion with each other. This clause is inserted in every petition. The divorce being applied for is not collusive. तो इसी के लिए किया गया सर, इसीलिए आप बताएं सर, इसमें कभी कभी ऊपर वाला जो लिख रहा है, द वाइफ और हस्बैंड एज द केस मे बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिसाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, बट डज नॉट इंक्लूड अ वाइफ और हस्बैंड एज द केस मे बी separated from government servant by decree or order of competent court. देखो आप ये इसको पढ़ लिया आपने, वाइफ कौन सी वाली है, जो घर में साथ में रहती है, अलग रहती है, बट शी शुड नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे सन और डॉटर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, 18 साल से ऊपर का हो गया, नौकरी करने लग गया, तो ही विल नॉट बी कंसीडर एज दिस थिंग ना, मेंबर ऑफ फैमिली, बराबर है? तो करेक्ट नहीं, पहले वाले में सर मैं बोलता हूँ, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, जैसे इंक्वायरी शुरू हो गई तो ये डिवोर्स भी करा देता है, करा देते थे पहले, तो कोर्ट विल हैव टू बी मोर सर्कमस्पेक्ट व्हाइल इशूइंग द डिक्री ऑफ डिवोर्स, क्योंकि वो कल्यूसिव हो सकता है ना। मेरा कहने का मतलब ये था सर, मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप वाइफ को डिपेंड, अगर वो तुम्हारी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है तो तुम उसको क्यों इंक्लूड करो मेंबर ऑफ फैमिली में, ये मेरा सवाल है। नहीं आप तो सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो 24 साल का है और फिर भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो मेरा मेंबर ऑफ फैमिली है, लेकिन अगर उसकी सर्विस लग गई तो वो अलग हो गया, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप एक उदाहरण दिए थे कि वाइफ का अलग बिजनेस है, या कोई प्रोफेसर है मान लीजिए कहीं पढ़ा रही है कोई यूनिवर्सिटी में, तो उसको तो सैलरी अलग से मिल रहा है, तो वहां तो ये चीज मतलब काम ही नहीं करेगा फिर ना। लेकिन डिवोर्स में भी लोग ऐसा करते हैं सर, इसीलिए लिखते हैं कि दिस पिटिशन हैज नॉट बीन फाइल्ड इन कोल्यूसिवली, मतलब कोशिश करते हैं लोग। ये है भाई, ये है यहाँ पर बंदूक या तोप या गोला, जो भी समझो, ये है, यही चीजें हैं जिसको मिसकंडक्ट बोलते हैं हम लोग। सर इसमें तो कुछ भी एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, अब इसका इंटेग्रिटी का मतलब आप ही समझाइए सर, मतलब काम इस तरह करना है कि कोई भूल चूक उससे ना हो, पूरा ध्यान देकर काम करें, इंटेग्रिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, द फंक्शंस एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑफिसर हैज टू बी डन विदाउट एनी मजूमदार, ये चिकन नेक है, जब मर्जी तब गवर्नमेंट सर्वेंट को मरोड़ दो, हाँ, तो योर इंटेग्रिटी इज क्वेश्चनेबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस करके कुछ भी डाल सकते हैं ना। अगर मान लो मैं 10 बजे, आई एम सपोज टू कम एट 10 बजे और 10:30 बजे आया, तो मेरे को एक मेमो दे देगा, बोलेगा जा बेटा, यू आर नॉट डिवोटेड टू योर ड्यूटी, करो। नहीं वो मेमो जमा होगा ना, एक मेमो से नहीं करेंगे, वो 2-4 मतलब रखेंगे फाइल में, वो सारा रहेगा। अच्छा, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कहीं चला गया कोई ऐसा पार्टी में जहाँ मतलब गैंगस्टर्स बैठे हो,
या कुछ हो, उनके साथ ताल्लुकात हो, तो मतलब उससे भी फंस जाएगा आदमी, अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। या कोई लड़की के चक्कर में वो फंसा हुआ हो, कुछ भी कर सकता है ना इसमें। तो these are all blanket. Commit himself to uphold the supremacy of the constitution and democratic values. तो supremacy of the constitution में तो कोई मतलब we cannot say anything कि नहीं करना चाहिए, लेकिन democratic values ये ऐसा चीज लगा है, मतलब क्या है इसका, आप ही बताइए सर। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करना है। मैं तो इनको कई बार पढ़ करके यही बोल रहा था कि ये ऐसा जो ये कंडक्ट रूल 3 है ना, इसमें तुम किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की गर्दन मरोड़ सकते हो कभी भी, बिकॉज इनको सबको फॉलो करना तो भाई साहब बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है कि कमिट हिमसेल्फ टू अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस डेमोक्रेटिक वैल्यू? मतलब क्या होता है? अरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बंदा तो जो गवर्नमेंट होगी ना उस समय, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो काम करना ही पड़ेगा ना वो उनके ऑर्डर के। यू आर फेवरिंग बीजेपी, यू आर फेवरिंग टीएमसी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, कुछ भी निकाल सकता हूँ। कोई पार्टी मीटिंग में बेचारा चला गया हो, या कोई गलती से कोई नेता उससे मिलने आ गया हो, तो यू आर नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये लोग क्या करते हैं कि पार्शियल चीफ मिनिस्टर जो है किसी मीटिंग में बैठा हुआ है जहां पर कि 4 नेता और बैठे हैं, एमएलए बैठे हुए हैं। अब ठीक है, चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां पर गया, सर साइन कर दो, फोटो खींच लिया उसका कि हमारी मीटिंग वहां पर आया था। अब बेचारे वो, अगर तुमने उसको 4 सीट दे दी तो वो बोलेगा साहब आप लोग तो वहां पर मीटिंग में बैठे थे, मैं तो अपना काम करके गया था, जी, और आपने मुझे परमिशन दी थी आने के लिए, अपने अंदर आने के लिए, इसलिए। लेकिन वहां पर बता देते उसको बेचारे को। देखिए, डिफेंड एंड अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ये बहुत मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड ऑनेस्टी। कभी भी गुब्बारा ये बलून मेंटेन, देखिए फिर बोल रहा है, अलग से फिर दे रहा है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अलावा मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ये पॉसिबल है सर, मेंटेनिंग पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। एक पंचायत का आदमी आके गाली दे के जाएगा, बोलेगा तेरे को करना है ऐसा, तो जितना बड़ा अफसर हो वो भी डर जाएगा कि घेराव करेगा, कल ये होगा बवाल होगा। ऊपर का अफसर बोलेगा यू आर अनएबल टू हैंडल द सिचुएशन। प्रमोट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। ये भी बड़ा मतलब अजीब, ओपन टू इंटरप्रिटेशन ही है। प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, उसके अंडर में यदि कोई काम कर रहा हो आदमी तो उसको न डांट सकता है, ना कुछ कर सकता है। बोले यो नो, अच्छा अगर वो आदमी सही काम भी कर रहा है तो उसका गलती निकाला जाएगा, बोलेगा भाई आप मेरिट प्रॉपरली नहीं देखे, आप फेयर नहीं थे, अनफेयरली उसको मतलब काम अलॉट किए, या जो भी हो, इम्पार्शियल नहीं थे आप। कोई जाके कंप्लेन कर दिया मुझे ये काम नहीं मिल रहा है, दूसरे को दिया जा रहा है, साफ फेवर कर रहे हैं उसको, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं। यूएनओ में अंजना ओम कश्यप गई थी ना, किसी लेडी ऑफिसर के कैबिन में घुस गई थी, उसने उसको पोलाइटली निकाल के बाहर कर दिया था, बाबा बवाल हुआ था दैट शी वाज अनकर्टियस टू अंजना ओम कश्यप दिस एंड दैट करके। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो वो किसी भी मतलब मीडिया वाले से बात कर ले तो भी तकलीफ है, उसको फंस जाएगा वो। हाँ, अच्छा, मेंटेन अकाउंटेबिलिटी तो ठीक। सरकारी जिस समय अगर गवर्नमेंट सर्विस पे ज्वाइन करता है उस समय अगर ये इनको पढ़ ले तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। अरे बहुत ही है, ये देखो ना कितने 21 है। हाँ, तो देख तो रहा हूँ वही मैं ना, इसीलिए हम लोग एक एक करके सब पकड़ रहे हैं। अच्छा, आप जो बोल रहे थे, देखिए, मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक, दैट्स व्हाट मैंने यही इसको बोला उसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेंटेन रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली द वीकर सेक्शन। अब कोई आदमी मतलब क्या वो जय भीम वाला चले जाए और कुछ भी मतलब अनसन वहां बके या पेपर पकड़ा दे में थोड़ा लिखे हो कि जय भीम वाला है यार। अगर मेरे पास आया अनसन बकेगा तो मैं तो उसको जिस तरीके से चीट करना वो करूंगा। अब बाद में बोले अरे मैं तो यार वीकर सेक्शन वाला था, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नहीं मार सकता वो। तो इसमें फंसने का मतलब रास्ता 100 बना के रखा है, तो आदमी आप फंस नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते सर, कहीं भी निकल सकते आप। लेकिन आप तो सर कुछ केसेस में आप तो निकाले हैं सर, आप तो मतलब ऐसा मतलब खोज के निकाले हो, तो क्या बोलूं मैं।
ये क्या है, ये सारे के सारे भी लगाते हैं ना उसमें। ये क्या करते हैं, जो जब चार्जशीट इशू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द चार्जेस आर दिस वन वन एक, ठीक है। जी जी फिर जी। दूसरा ये तीसरा मार देते हैं, ये तीनों मार देते हैं लाइन से, और एक जगह मार देते हैं वो इंटेग्रिटी वाला कहाँ है, सॉरी ऑनेस्टी वाला हाँ कहाँ हाँ है, हाँ ये हाँ वाला हाँ। एक है, ये मार देते हैं। अब इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे सर, बाकी तो चलो ठीक है। अभी कितना है, और आगे पढ़ो, डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पब्लिक ड्यूटीज, टेकिंग स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट इन वे टू, क्या मतलब है यार? No डिक्लेयर place इन प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू पब्लिक ड्यूटीज। अच्छा, प्राइवेट इंटरेस्ट का तो सवाल उठता ही नहीं है। not misuse टेक his स्टेप्स टू position रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ वे। अच्छा, वो अगर घुसे भी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट तो भी तकलीफ है उसमें। नहीं, यू इसमें एक्टेड इन दादा एक बात एक्सेस। है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने परसों बताया था ना, वो कौन सा मेटालिका की बात कर रहे थे, रश्मि मेटालिका हाँ की बात। हाँ हाँ, मेटालिक्स का हाँ। Now, out of merit, if your daughter manages to join Rashmi Metallica, and suppose you are serving as custom officer over there, or you are serving in GST department or income tax department for that matter, so are they saying that your daughter is not supposed to join Rashmi Metallica because you are in government service? कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, कहीं पे भी होगा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा ही ना। अच्छा, मान लीजिए that particular establishment or industry was not under the scanner previously, it comes under the scanner later, तो भी मतलब गड़बड़, उसमें भी गड़बड़। क्यों वहां नौकरी कर रही है? So his father will be under question then. वो बोलेंगे तुमने पहले कभी फेवर किया होगा, वो तुम हाँ हाँ, तभी तो लिया। हाँ, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा हुआ फेवर सर? किया होगा या प्रॉमिस किया होगा कि सर जब ऐसा मैं हुआ है? इंडिया पे आऊंगा तो फेवर करूंगा, तो मेरी बुढ़िया को नौकरी में रख ले। अब कहीं तो उसको काम करना ही है ना। Not place himself under any financial or other obligations to any individual or organization which may influence him in the performance of his official duties. अच्छा, उसके बाद not misuse his position as a civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits for himself, his family or friends. मतलब आप डिस्काउंट भी नहीं मांग सकते कहीं से, ये भी आप जान लीजिए। आपको ज्यादा देके लेना होगा, डिस्काउंट ले लिए तो भी फंसा जाएगा। तेरे को मालूम नहीं है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, बोलेगा तेरी तो ऐसी की तैसी, रुक साले तेरे आईपीएस ऑफिसर बताता हूँ क्या। अच्छा, make choices, take decisions and make recommendations on merit alone. अच्छा, अब फिर मेरिट का सवाल आता है, तो कोई भीम वाला काम नहीं कर रहा है और कोई जनरल कैटेगरी का, तो मेरिट कम्स अंडर इन्वर्टेड कॉमर्स, उसका मतलब ही कुछ और निकल जाएगा फिर। नहीं, अगर मान लो ममता बनर्जी या योगी आदित्यनाथ ने बोला भाई इस काम को कर दो, तो बेचारा क्यों देगा? बाद में बोलेगा तूने तो अपना दिमाग लगाया नहीं था, चल बस उड़ जा। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ। Act with fairness and impartiality and not discriminate. काम करते हैं। अच्छा, act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the underprivileged sections of the society. Refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices. ये तो पूरा मतलब बहुत बड़ा इसका दायरा है। Contrary to any law मतलब वकील का बाप होना चाहिए वो। Refrain from doing anything, बेचारा पब्लिक सर्वेंट जो है, उसको सब कानून मालूम होना चाहिए उसको। ये संभव है? आप बोलिए, कहीं ना कहीं तो गलती होगी। लोकल ट्रेन में पकड़ा गया तो आई एम लायबल फॉर कंडक्ट रूल, फंस जाऊंगा मैं। अगर बिना टिकट मान लो गलती से मेरा पास एक्सपायर हो गया है और टीटी ने मुझे पकड़ लिया और फाइन कर दिया, तो मैं फंस गया, फिर कंडक्ट रूल लग गया मेरे उधर पे यार। नहीं, ये तो कहीं भी आदमी फंस सकता है। फिर कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ, रूल्स मतलब रेगुलेशन, कोई 100% इंडिया का लॉ, रूल्स, रेगुलेशन। मेरे ऊपर चालान कर दिया, हेलमेट नहीं लगाया हुआ था मैंने, फंस गया। मेंटेन नहीं, उसमें बोलता है कि द डिपार्टमेंट क्या बोलता है, इमेज ऑफ द डिपार्टमेंट वाज टार्निश्ड इन सच अ मैनर दैट इट वाज हाईली अनबिकमिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ऑफ द चार्ज्ड ऑफिसर,
he should have इसीलिए conducted ट्रेनिंग टाइम himself. में हमारे को बोला जाता है, भाई अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो ये मत बोलना कि तुम कस्टम्स वाले हो, नहीं तो बोलेगा तेरी तो ऐसी की तैसी, मैं डिपार्टमेंट को लिख देता हूँ कि तू गड़बड़ कर रहा है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सर, तो इसीलिए मैं बोल रहा था, तो अनबिकमिंग करके वो बोल देंगे, इट वाज योर कॉन्डक्ट वाज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर करके वो अरे वो मतलब सीधा डाल देगा। चार्ज लगाता है दैट यू आर नॉट मतलब लेटिंग मी परफॉर्म माय ड्यूटी करके मार देता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूटी मार हाँ, देता है। obstructing of a public servant in performing his duties, वो वाला मार देगा फिर। वो मारता है वो। Refrain, अच्छा वो गया, maintain discipline in the discharge of his duties and be liable to implement the lawful orders duly communicated to him। अब यूनियन वाला बंदा, दिस इज ये कौन डिसाइड करेगा मेरे भाई? हाँ, तो यूनियन वाला आपके सामने धरना देगा, बैठ जाएगा, आपको काम करने नहीं देगा, तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे लॉफुल ऑर्डर्स? कौन बचाना आएगा? बोले आप संभालो। नहीं, मिनिस्टर ने आकर के बोला, सिंह साहब आप एडिशनल सेक्रेटरी हो, ये लिखो फाइल में, ठीक है, वो अनलॉफुल है, अगर मैंने नहीं लिखा तो मेरे को ट्रांसफर कर देगा या वो मेरे को सस्पेंड कर देगा उठा करके। हाँ, तो डिसाइड दैट व्हाट इज दैट लॉफुल ऑर्डर? ऊपर वाले ने लॉफुल ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, वो कौन डिसाइड करेगा मेरे भाई? ये अज्यूम करते हैं कि जो ऊपर वाला ऑर्डर देता है वो लॉफुल ही होता है, वो लॉफुल ही होता है। हाँ, तो राइटिंग में दो, राइटिंग में देते नहीं ये लोग, बोलते तुम नहीं, लिखो। कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, वो कभी देंगे ही नहीं। Maintain confidentiality in the performance of his official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the state, strategic, scientific or economic interests of the state, friendly, मतलब ये नाम्बियार वाला केस भी मतलब उसी टाइप का है। यहाँ पर ये 311 इसी में सीधा इसमें तो सीधा 311 लगता है इसमें, अगर आप 20 मारा ना, 320 मारा, देखिए ना उसमें, friendly relations with foreign countries which may lead to incitement of an offense or illegal or unlawful gain to any person, कुछ भी मतलब इसमें आ जाएगा। Perform and discharge his duties with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities. Now, what is best of his abilities? This is also open to interpretation. आप जितना आपका ताकत है, बुद्धि है, सब लगाए आप। आई एम गिविंग यू फूड ऑफ थॉट। जी जी जी, ये है कि इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है दैट गवर्नमेंट सर्वेंट विल नॉट अंडरमाइन द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ समबडी एल्स। हाँ हाँ, रिलीजियस सेंटिमेंट कहीं नहीं लिखा है। हाँ, पुअर का बात है, अंडर प्रिविलेज्ड का बात है, सब है। बैकवर्ड सेंटिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको ब्लैंकेट परमिशन है कि हम डिपार्टमेंट में बैठ करके सामने वाले की माँ बहन कर सकते हैं कि तेरी तो ऐसी की तैसी, तो तू इस जात का है, तो सॉरी इस धर्म का है, उस धर्म का है, बोल सकते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजाक के लिए, पता नहीं करते नहीं है लोग इस तरह के, मतलब कौन करेगा बताइए? ना कोई उस तरह का मतलब माहौल क्रिएट करता हो, ये भी मानता हूँ मैं, एक आध एक्सेप्शन मिलता होगा, लेकिन जनरली कोई नहीं करता ऐसा। कोलीग के साथ मिसबिहेव कोई करता नहीं। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all government servants for the time being under his control and authority. Same ही चीज है, मतलब वही। No government servant shall in the performance of his official duties or in the exercise of powers conferred on him act otherwise than in his best judgment, except when he is acting under the direction of his official supervisor. यहाँ थोड़ा सा leverage दिया है, except when he is acting under the direction of his official supervisor. यहाँ बचने का रास्ता थोड़ा सा रखा है। The direction of the official supervisor shall ordinarily be in writing. अब oral direction to subordinates shall be avoided. देखिए language देखिए, shall be avoided as far as possible. Cannot be given बोल नहीं रहा है, shall be avoided। अब oral direction दिया हो तो बोल रहा है shall be avoided। इसमें क्या होता था, मैं जब डिपार्टमेंट में था ना, तो मैं ये पेज लेके चलता था साथ में। कभी भी कोई बोलता था लिख करके आओ, तो मैं बोलता साहब आप लिख के दो मेरे को, बोलता मैं लिख के नहीं दूंगा, तो ठीक है। मैं क्या लिखता था कि एज पर ऑर्डर डायरेक्शन ऑफिसर सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो टाइम, तो बोलता था ये क्या लिखा? मैंने कहा सबसे आगे लिखा हुआ है ना,
नहीं, आप बात आपका करो तो आंसर बोल सकते हो, देखिए, बोलोगे? आप जो बोल रहे हैं सर वही बता रहे हैं। Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official supervisor shall confirm it in writing immediately thereafter. तो आप चिट्ठी पकड़ा दोगे तो साइन तो उनको करना ही है, फिर जब काम हो गया तो करना तो। as per direction given by Mr. Commissioner on phone or हाँ intercom हाँ at so and so time. अब कहाँ जाओगे बेटा, बोलो नहीं करना है तुम्हारे को तो। हाँ, तो वहां लिख देंगे कि नहीं, a government servant who has received oral direction from his official supervisor shall seek confirmation of the same in writing as early as possible. देखिए वही बोल रहा है। Whereupon it shall be the duty of the official supervisor to confirm the direction in writing. यहाँ तो देना ही पड़ेगा, जो आप बोल रहे हो वही बात बता रहा। मतलब यहाँ थोड़ा सा बचने का चांस फिर भी है। A government servant who habitually, लोग बात 3 के 1 2 3 में ऐसा फंस जाते हैं ना, वहां पर वो इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी की बात करता है ना, कि आगे वो जाते ही नहीं है। ये तो नीचे वालों की बात कर रहे हैं ना, जहाँ वो ऑर्डर देगा, आपको मानना है या नहीं मानना है, वो नीचे वाले में आ रहे हैं। आगे देखो, हाँ, नीचे वाले में सुपरवाइजर का ही बात कर रहा है, मतलब उससे भी नीचे। Explanation 1. A government servant who habitually fails to perform the task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected to him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning of clause 2 of sub-rule 1. Where nothing in clause 2 of sub-rule 2 shall be construed as empowering a government servant to evade his responsibilities by seeking instructions from or approval of. तो यहाँ evade करने का बात नहीं, अगर कोई गलत बोल रहा हो तभी तो मांगेगा ना approval, or approval of a superior officer or authority when such instructions are not necessarily under the scheme of distribution of powers and responsibilities. यहाँ ठीक है। Shall be construed as empowering a government servant to evade his responsibility by seeking instruction. Nothing shall be construed as empowering a government servant to evade his responsibility by seeking instruction from or approval of this. नहीं तो कोई इलीगल काम बोलेगा तो मतलब इसके दायरे में नहीं आएगा ना, वो बच जाएगा। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, अब ये बहुत मतलब अजीब सा चीज है। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन अ डिसकर्टियस मैनर। आप कर्टियस हो नहीं हो, आप गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो बार बार, जब भी ऑफिस में कोई साहब आता है। मतलब ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो करता है उसी को नहीं रूल बनाया हुआ है। अरे कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट कर्टियस होता है यार, कुछ भी बोलते हैं। इसी तो बोलता है नहीं तो आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा फिर है? आप कोई आने से फिर तुरंत आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप काम कर रहे हो, नहीं देख रहे हो तो बोले अरे मेरे साथ बदतमीजी किया, आई एम अ सुपीरियर ऑफिसर, ही हैज बीन डिसकर्टियस टू मी, तो कुछ भी मतलब आ जाएगा इसमें। समस्या ये है, कोई बंदा आया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्टसी? आइए बैठिए, मैं चाय बनाता हूं, मिठाई खाइए, मिठाई खाइए, तो दैट इज कर्टसी। और मतलब क्या चाहते क्या हो यार तुम? व्हाट टाइप ऑफ कर्टसी यू वांट? कर्टसी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। वही इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मजाक ही कर लेता हम लोग इस पे, तो इसीलिए बोल रहा हूँ डिसकर्टियस मैनर क्या होता है। ये जवाहरलाल नेहरू बनने से पहले साला चुटिया पे लिख के गया था, चाइना का वार हारने के बाद में बकवास किया था इसने सब कुछ लिखने के। तो देखिए ये नंबर 1 गधा जो है वो होम मिनिस्टर था, वो लाल बहादुर शास्त्री। देखिए सर, आप ऐसा चीज निकालें, इसलिए शुरू में हम लोग बोल रहे थे कि ये पब्लिक के लिए भी जानना जरूरी है, और बेचारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मैं बेचारे ही बोलूंगा, क्योंकि ऐसा जबरदस्ती इनसे करवाया जाता है ना काम। हम लोग तो बाहर से गाली देते हैं कि क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो किस स्थिति में काम कर रहा है ये पब्लिक को भी जानना जरूरी है ना। हम लोग तो बोल देते हैं कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन किस सिचुएशन में। और गड़बड़ है, हमारा सीनियर बोलता है फाइल मेरे पास मत लेकर के आना, और वो जो हाँ, सामने पब्लिक मेरे ऊपर चार्ज लगाती है, ये क्या है तुम फाइल पुट अप नहीं करता? अरे ऊपर वाले ने मना किया तो लेते हो कैसे? ये बता भाई। वो बोलता नहीं, फाइल को अपने पास में रख लेना, दिखाना मत मेरे को जब तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो सर ये हर डिपार्टमेंट में ये हाल है सर, ये हर डिपार्टमेंट में ये हाल है सर। ऊपर वाले बोलते हैं कि मेरे पास कोई कंप्लेन आना ही नहीं चाहिए, अच्छा आता है तो फिर आपको बोला जाएगा मत लाइए, सब आप अपने लेवल पे सेटल कीजिए। तो हर जगह पॉसिबल ये नहीं है ना।
जहाँ कोई इलीगल बाद में काम जब हो या शिकायत आती है तो वो फंसता है जिसने अपने फाइल अच्छा यू आर सिटिंग ऑन द फाइल, व्हाट वर योर इंटेंशन, व्हाई हैव नॉट पुट अप। अब आप कहते रहो सर आपने बोला था नहीं लाने के लिए, अरे मैंने कब बोला था, दिखाओ मेरे को हाँ, विटनेसेस। तुम साले यही तुम तो मैं सामने बोल बैठे रहा हो हूँ। बड़ी बड़ी चेयर में, मैं सामने बैठा हूँ, तीसरा है कहाँ जो बोलूंगा मैं कुछ भी आगे। ऑब्जर्वेंस ऑब्जर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तो भाई पॉलिसीज बहुत बड़ा वो है every ये। government servant shall at all times act in accordance with the government policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage. Every government servant बोल रहा है, मतलब हाथी जंगल में सियार है, जो भी शेर है, सबका मतलब पेड़ जितना है वो भी मेरा मतलब एनवायरनमेंट में सब आ रहा, वाइल्ड लाइफ, कल्चरल हेरिटेज, ये भी इंश्योर करना है। गलती से अगर एक पेड़ कहीं ट्रम्पल हो गया तो पता लगा। मैंने बोलना क्या चाह रहा है, मतलब अपना काम छोड़ के आदमी दूसरे जगह दिमाग लगाए इसमें। ये लो हाँ, क्राइम अगेंस्ट विमेन ठीक है, वो ठीक है, लेकिन कंप्लेन भी आप करोगे। इसका बड़ा कस्टम वालों को तो बहुत बुरा हाल होता है। आप नहीं, अपनी आप दीदी किसके, के ऊपर चिल्ला नहीं सकते, वो जैसे चिल्लाओगे तो दूसरे दिन कंप्लेन मार देती है मेरे ऊपर क्राइम कर रहा है, फंस गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, खैर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन। ये विशाखा को दे दिया। ये तो विशाखा का पूरा डाल दिया। हाँ, ये विशाखा का पूरा एकदम डिटो डाल दिया, देखिए सब है इसमें, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। विशाखा जजमेंट का पूरा रिकमेंडेशन सारा कॉपी पेस्ट कर दिया। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, देख जो चीज आप बोल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म्स, मतलब प्राइवेट नौकरी कर ही नहीं पाएगा कोई। अच्छा, गवर्नमेंट नौकरी भी गलती से यदि मिल जाए तो कोई पैरवी कराया होगा, कुछ कराया, कुछ भी बोल देगा। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली। है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लड़का होता है ज्यादातर पहले गवर्नमेंट की नौकरी ट्राई करता है, वो कभी भी प्राइवेट के कारपोरेट के चक्कर में फंसता ही नहीं है, कम से कम इतना तो है। अरे हमारा एक कमिश्नर था, उसका जो लड़का था वो रिलायंस में नौकरी करने बैठ गया, जब चिदम्बरम 2004 में आया, भाई साहब कमिश्नर को रगड़ दिया उसने जी। Now he was MBA from this USA. सर मान लिया IIM से MBA किया हो तो वो तो हाईएस्ट जो कॉर्पोरेट हाउस है वहाँ ही विल बी इजीली एम्प्लॉयबल, क्योंकि वहाँ जो मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट में वो तो अपने आप आ जाएगा। अच्छा, आता भी है तो बोलेगा नहीं कुछ किया होगा जरूर, पिताजी IAS अफसर है तो कुछ तो उसने किया ही होगा, कैसे मिल गया इसको। होल्डिंग कैसे किया? That certain files of Reliance Industries were pending for education before the commissioner, and that's why Reliance would have obliged him by employing his son. ऐसा करके मारा था उसको। अभी उसने क्या फायदा दिया, क्या फायदा नहीं दिया, बात अलग है। पेंडिंग बात का बात है। हाँ, बात का बात है वो तो। That's it. हाँ, बात का बात है वो। जी जी जी, बिल्कुल सर, पेंडिंग में मतलब काम खत्म हो जाएगा। Provided where the acceptance of employment cannot await prior permission of the government or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the government and the employment may be accepted provisionally. देखिए क्या लिख रहा है, accepted provisionally subject to the permission of the government। मतलब मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिख करके कुछ भी बन जाए, मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा कि ये नौकरी करेगा, वो प्रोविजनल मतलब वो दिया गया है। लेकर आता है 4 दिन का, और उस चक्कर में मैं परमिशन लेने जाऊं, वो दिल्ली में भेजा जाएगा और वहां पर वो लोग बड़े अच्छा तो सीधा रिलायंस दे विल सिट ऑन द फाइल। नहीं, दे विल सिट ऑन द फाइल। क्या दुनियादारी होती, ये तो फिर आदमी क्यों नहीं विदेश चला जाएगा, बताइए क्यों नहीं जाएगा बाहर। मैं उस दिन बोल रहा था ना सर, यहाँ रह करके क्या फायदा, फिर उसको जो मिल रहा है बाहर कम से कम इज्जत तो मिलेगी। Provide, अच्छा, a government servant shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm, intimate such acceptance to the prescribed authority, ठीक है, and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with that company or firm। अच्छा, उस समय मान लीजिए नहीं हो तो बाद में निकला हो तो क्या होगा? Provided that no such intimations
shall be necessary in the case of a class 1 officer if he has already obtained the sanction of or sent a report to the government under clause 1. ऊपर वाला जो है बता रहा है यहाँ पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि nobody can be an astrologer ना, बाद में कुछ हो तो जो उदाहरण आप दिए कि कोई मैटर पेंडिंग रहा हो उसी डिपार्टमेंट में तो बोलेगा अरे पेंडिंग था इसलिए तो इन्फ्लुएंस लगा के करवा दिया. No government. Whether he shall also intimate whether he has or has had. Has had. He has presently and पुराने में. Or had past में any official dealings with that company. Suppose during the course of my natural duties, suppose I have cleared certain consignment of Reliance in the past, और आज की डेट में मेरा मतलब ठीक है अब मेरा लड़का जो है वो कैपेबल हो गया, एमबीए बन गया, ये बन गया, वो बन गया, तो आई नीड टू हैव ऑल द ट्रैक रिकॉर्ड. मतलब मैं लिख के रखूं कि फला दिन मैंने इतनी बिल ऑफ एंट्री की थी, ये महिंद्रा की थी, ये टाटा की थी, ये रिलायंस की थी, ये इसकी थी. क्या तो वो आप नहीं, ये तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. एक दूसरा ला भी नहीं सकते आप ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो आप घर में रख भी नहीं सकते. तो ये तो कहना क्या चाह रहा है? अच्छा, इसका बीबीसी की बच्ची जो है गोदरेज में नौकरी करने गई है, इसने गोदरेज में कोई काम किया कि नहीं किया, ढूंढेंगे ये और वहां पे मिल जाएगा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे. बस अच्छा, लैप्सेस तो आप देखिए, जितना टाटा का भी आपको मिलेगा केस, टाटा का भी मिलेगा. लोग बोलता है ना कि टाटा इज वेरी फेयर तो है, मैं मान लेता हूँ, चलिए फेयर है, लेकिन गड़बड़ तो होता ही है ना काम करते समय, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है. कस्टम्स का सेंड ऑफ होता है, ताज होटल में कमिश्नर जो है पूरी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रखता है और फोकट में मिलता है सारा का सारा. क्यों मिलता है भाई? तो ताज होटल ऐसे मिलता है क्या किसी को? ना, वो परेशान करेगा ना फिर बाद में उसको. नहीं, वो ताज होटल का जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड जो लिकर का बॉन्ड होता है, जी, उसका जो ऑफिसर होता है ना, वो उसको फेवर करते हैं. वो लोग बोलते हैं ठीक है, तुम जितना भी आने दो, यहाँ पर ताज में जो दारू आ रही है बाहर की और ये आ रही है, उसके बारे में फिक्र मत करना, आपको आपके कमिश्नर को ब्लैक लेबल, सिवास लीगल सब मिल जाएगा, फिक्र मत करो. एंड ही इज अलॉटेड अ सूट इन ताज ऑलवेज, दैट ऑफिसर. और वो वहीं पर अरेंज करता है, कमिश्नर साहब की फैमिली आ रही है, आज उनको इधर खाना खिलाना है, उस रेस्टोरेंट में लेके जाना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ रहता है उनका फ्री. अरे हमारी पार्टियां हुई है वहां पे, हमारी जो एसोसिएशन सब जगह होता है. जितने 5 स्टार होटल्स जितने हैं, हर शहर में जितने 5 स्टार होटल्स हैं उसमें तो वो रहता ही है. एवरीबडी नोज, इट्स नॉट नोन टू एवरीबडी. अब देखिए सर, ये बता रहा है कि अच्छा, ये 3 पढ़ लिया मैं. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज डील विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कंपनी और फर्म or any other person if any member of his family is employed in that company or firm under that person, or if he has any member of his family who is interested in such matter or contract in any other manner, and the government servant shall refer every such matter. ये ठीक है, ठीक है. कुछ भी बोलो, मेरा बच्चा नौकरी कर रहा है वहां पर, और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आ रहा हूं, मैं कहीं पर हूं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में सारा कैंसिल नहीं करूंगा. बस व्हाट चाइल्ड इज कंसर्न विद दैट. No, thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made. So a reference has to be made, na. ये भी बोल रहा हूँ. Such matter or contact in any manner, and the government servant shall refer every such matter to his official supervisor. क्या यार, मेरा लड़का वहां पर नौकरी कर रहा है, छोटी सी जगह पर है, वहां पर वो मैनेजर पोजीशन में भी नहीं है, इधर भी नहीं है, he is not a decision maker this and that. और अगर वो खैर चल जाने दो, मतलब ये सब चाकू है भाई, चाकू है, चाकू. नीचे देखिए, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन. वो 2 दिन पहले no government ले सकता है ना, वो shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, or shall he take part in, subscribe in aid of or assist in any manner any political movement or activity. आज मेरे स्टेट में क्या हाल है? यदि ये रूल है तो उसमें कौन इसको मतलब मान रहा है, बताइए आप. या कहीं भी आप जहाँ वहां भी, महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है बताइए आप. ये लागू है ये सब
ये मालूम है, ये यशपाल मलिक को मारा था ना इंदिरा गांधी का, इसी चक्कर में तो उड़ी थी वो। जी, it shall be the duty of every government servant to endeavor to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, and assisting in any other manner any movement or activity which is or tends directly or indirectly to be subversive of the government as by law established, and where a government servant is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in aid of or assisting in any other manner. अब बताओ, ये मेरी फैमिली में भी बंदों को मना कर रहा है कि नहीं 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 तुमको भी नहीं करने का, मतलब फैमिली इन द सेंस मेरी वाइफ को मना कर रहा है और उन बच्चों को मना कर रहा है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ दे कैन नॉट हैव देयर ओन ओपिनियन। व्हाट इज इट? तो बोल तो रहा है, ये तो बोल तो रहा है उनका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं हो सकता और इलेक्शन में तो पार्ट ले ही नहीं सकता हो। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन में भी फिर पार्ट लेना नहीं चाहिए। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, यूनियन में कैन नॉट पार्टिसिपेट भाई, बिकॉज़ यूनियन इज ऑलवेज। कॉलेज का बात कर रहा हूँ, स्कूल का मैं छोड़ देता हूँ, कॉलेज का बात कर रहा हूँ। कॉलेज में तो कंपलसरी है भाई, आप यूनियन का मेंबर नहीं बनोगे, आप पढ़ाई लिखाई में जितना भी अच्छा हो, आपको वहाँ चंदा भी देना है, मेंबर भी मत बनना है, तो मार कर एकदम हलवा बना देगा। Where a government servant is unable to prevent a member of his family taking part in a subscribing aid or assisting in this, and it shall make a report to that effect to the government। मतलब पहले ही आप डाल दीजिए कि मेरा लड़का जो है मार खा रहा है वहाँ, बेचारा क्या स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या जो भी मतलब एबीवीपी जो मतलब वहाँ का हो, उसमें जबरन उसको मतलब मेंबर बनाया गया है। भाई आप जानिए, अब मैं नहीं जानता हूँ। पहले से आप तो काम करोगे कि लिखते लिखते तो आदमी मर जाएगा इसमें। तो if any question arises whether a party is a political party or whether any organization takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule 2, the decision of the government thereof shall be final। अब देखिए, decision of the government shall be final। तुम्हारा बाप जो है तुम्हारी उंगली मारने के चक्कर में बैठा है, गला काटने के चक्कर में बैठा है, वही गवर्नमेंट है तुम्हारी। सर आप सुने हो, ये राहुल गांधी लद्दाख में जाकर बोल रहा है, ऑफिसर और जवान बैठे हैं, बोलता है वो आरोपी लग गया तो ऑफिसर को तो फायदा ज्यादा हो रहा है, आपको तो नुकसान हो रहा है, ऐसे उकसा रहा है। आप लोग बताइए। तो एक जवान बोल रहा है कि नहीं, ऑफिसर तो सामने मतलब वो लीड करते हैं, जो हम लोग बोल रहे थे उस दिन, ऑफिसर तो लीड करता तो क्या हुआ, हमको तो ज्यादा मिलता है ना। तो गधे का बच्चा, उसको पता नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया, पढ़ लिख करके गया है, वो एनडीए से गया है या आईएमए से गया है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, जो जवान है। वो पहले तो 8 पास होता था, आज ठीक है टेक्निकल उसमें 12 पास करके वो अपना ट्रेनिंग लिया हो, कोर्सेस किया हो, ठीक है। बट इज ही एट पार विद द ऑफिसर कि उसको मतलब तो अच्छा, फिर जवान को मिलना चाहिए 1 लाख रुपया, और जो है बेचारा लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर जो भी है उसको मिलना चाहिए मतलब 10,000 रुपया। क्या गधा बोलना क्या चाह रहा है ये? मतलब बेवकूफ है कि बदमाश है, मतलब दोनों ही है। He wants to divide the army, सीधी बात तो ये है। He wants to cause a division in the army। नहीं, उसको जाने क्यों दिया वहाँ? मतलब that's what basic question was, that why he was allowed to go there and address them, and who is he, under what capacity can he go there? कुछ भी यहाँ सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन यहाँ हैम्पर नहीं हो रहा, and why is the government sitting tight? अब ये जैसे मैं बोलूंगा हमारे भाई लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। उस दिन क्या बोले लोग, आप तो ऐसे ही बोल देते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाऊंगा मैं। सर आप बताइए, मैं अनफेयरली कुछ बोल रहा हूँ? आपको किसने बोला? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके लिए है, कोई मतलब नहीं है, जिसके मन में आए जो बोल सकता है, उसमें क्या है? सामने वाला बंदा बोलता है, उसे मालूम पड़ता है ना कि उसकी ओपिनियन क्या है। कहाँ आप कर रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं घर में ठीक है मैं हेड हूँ, लेकिन मेरे में 10 गलतियां हैं, तो घर वाले बोल सकते हैं भाई आप जो ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है, फैमिली के लिए ठीक नहीं है, ये आपको सुधरना होगा, ये चीज आप मत करो। तो कोई बोल ही नहीं पाएगा, खाली मैं जो बोलूंगा डिक्टेटर बनकर, वो तो चल नहीं पाएगा ना। मतलब किसी का कोई बोलने का हक नहीं है, because I've elected somebody। Dada, you are an advocate registered under Advocate Act. You know that there are a lot of people having different perspectives, this and that.
until unless they speak out, how can you understand the psychology of that idiot? ये सोचो ना. ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी If बात somebody सही is आपका। criticizing me, he is obliging me. At least I'm able to understand what is his psychology. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जी डबल जी फेस होते हैं, सामने कुछ बोलते हैं, पीछे अच्छा ठीक है, सामने तो अच्छा मजुमदार साहब बहुत अच्छे हो, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दोज इडियट्स हु आर हैविंग गट्स टू टेलिंग मी। मी जी 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 whatever हाँ, लेट अस whatever टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। जी जी, लेट अस टेक द क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे। यस, अब क्रिटिसिज्म नहीं एक्सप्लेनेशन है, में बोल। जी क्रिटिसिज्म जी नहीं जी है, वो रिवीलिंग रियल फैसेट, रियल पर्सनालिटी आता है, उसको इस तरीके से जी देखने जी का जी। है। Explanation: the display by a government servant on his person, vehicle, or residence of any electoral symbol, चलिए ठीक है, shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of the sub rule। अगर मैं बदमाशी करके चिपका दूं, आगे आप चलो, आप गाड़ी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आपके घर के कोई भी साथ फंसाने के लिए चिपका देता है यार, वो तो होता है वो। तो बोल तो रहा हूँ मैं, ये हुआ है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। कोई झंडा लगा देगा आपके गाड़ी के ऊपर तो क्या करोगे आप? 24 फिर घंटा बोलेगा पहरा कमिश्नर दोगे साहब आप? ने अपनी गाड़ी के ऊपर बीजेपी का, टीएमसी का झंडा लगा रखा था, कर लो बात, फोटो भी खींच के डाल देगा। सोशल मीडिया का जमाना, हंगामा हो जाएगा। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order morality। अच्छा, मान लीजिए एक एसोसिएशन शुरू में बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है, देखिए, आप ज्वाइन कर लिए उसको, फॉर बाद में वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जो एसोसिएशन बनती है ना, उसको जो यहाँ पे आगे बोल रहा है, ऑफ विच आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, वहां पे बोल रहा है। बाकी जब मतलब बाद आप में अपने डिपार्टमेंट की एसोसिएशन कर सकते हो, बाहर की एसोसिएशन जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नेशन के खिलाफ जो काम कर रही है, उस एसोसिएशन को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ये बोलना चाह रहा है वो। नहीं, आज नेशन के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, आप ज्वाइन कर लियो, मान लीजिए आप ऐसे ही वॉलंटरली वहाँ कुछ देख रहे हो, काम कर रहे हो, ऐसा है तो मोहल्ले में है, ऐसा एनजीओ है। The day the association does something against India, this and that day you resign from the association. Who is the company? आपको बता के सर करे, मैं बोलना चाह रहा हूँ, फंसाने का एक और रास्ता, आपको बता के वो करेगा। बोल सकते हो ना कि ठीक है, it was not in my knowledge or it was not with my consent। तो मानेगा नहीं सर, मानेगा नहीं, ये मानेंगे नहीं, ये बना इसीलिए, आपको मारने के लिए बना है, कहीं ना कहीं फंसाना ही है उसको। मेरा बोलने का मकसद ये था कि मानेगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं, आपको सब मालूम था, आप जानबूझकर गए थे। अभी अगले पे चलो, डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक में आप जा रहे हो कहीं पर गवर्नमेंट ऑफिस में, और रास्ते में कहीं डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, वहां पर आपका स्कूटर रुक गया, ट्रैफिक रुक गया, और बाद में जब पहुंचे वहां पर फोटो खींच लेगा, चल रही थी, बोलेगा तू पार्टिसिपेट कर रहा था, बस बेटा तू भी तो बता वहां पे खड़ा हुआ। ये लो कनेक्शन विद प्रेस एंड मीडिया, अभी लो, मतलब आप बात भी नहीं कर सकते, नो कमेंट्स, जैसे माइक लेकर के आपके सामने कैमरा लेकर के आएगा, नो कमेंट्स। तो इस हिसाब से तो कोई मतलब कुछ, जैसे उस दिन जो ऑपरेशन हुई, तो सरदार जी थे ब्रिगेडियर या कोई, मतलब पता नहीं उनका रैंक मेरे को समझ में नहीं आया। कमांडिंग ऑफिसर की आ जाओ यहाँ पर कवर करो। कभी कभी ये लोग पाकिस्तान को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, समझाना चाहते हैं, डिस्करेज करने के लिए करते हैं वो लोग, ये समझाना चाहते हैं कि देखो। अच्छा, publishing a book or participating in public media shall all times make it clear that the views expressed by him are his own and not that of government। A government services publishing a book or participating in public media shall at all time made it clear that the views, हाँ ये तो खैर करते हैं वो तो, हाँ तो डिस्क्लेमर पहले ही लगा देना होगा, the views are my own not of the government। वो तो अभी आजकल जो एक्स है, जो ट्विटर जो पहले था, उसमें भी जितने भी जर्नलिस्ट है वो भी लिखते हैं the views are own not of our employer, वो लिख देते हैं। No government servant shall in any radio broadcast, telecast through any electronic media or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously, or in the name of any other person, or in any communication to the press or in public utterances make any statement of fact or opinion। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी नहीं आप कर सकते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट
ओपिनियन तो खैर छोड़िए, वो अपना पर्सनल ओपिनियन, लाइक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बता रहा है यहाँ, इवन इन हिज ओन नेम, एनोनिमसली और स्यूडोनिमसली, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मतलब पूरा बांध के रख दिया चेन से, which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the central government or a state government. मतलब गवर्नमेंट कुछ भी करे, गलत भी करे, you have no business to criticize the government, or even if not criticize, point out that something wrong is going on anonymously. Advocates are government servant or what? No. So advocate are officer of court. Officer of court, but not government servant in that sense. Court के जितने बंदे बैठे हैं, चाहे वो judges हैं, they are government servant or what? Definitely they are government servants. So by that, since we are officer of the court, we are also government servant. नहीं, since government servant वो होता है who takes drawing remuneration from the government. Yes, that's the where the difference lies. We are not government remuneration from the government. We are not getting a single penny from government. यही बात है. That is the yardstick. Yes. Provided that in the case of government servant included in any category of government servants specified in the second proviso to sub rule 3 of rule 1, nothing contained in this clause shall apply to bona fide expression of views by him as an office bearer of a trade union or association of government servants, or the IS association for the purposes of safeguarding the conditions of service of such government servants or for securing an improvement thereof, which is capable of embarrassing, देखिए यहाँ गड़बड़ कहाँ है, देखिए, which is capable of embarrassing the relations between the central government and the government of any state. यहाँ मार दिया, देखिए, which is capable of embarrassing the relations between the central government and the government of any foreign state, provided that nothing in this rule shall apply to any statements made or views expressed by the government servant in his official capacity or in the due performance of his duties assigned to him. फॉरेन ऑफिस का जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है या जो मिलिट्री का स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो तो ड्यूटी कर रहा है वो अपना ड्यूटी कर रहा है, वो सही है, लेकिन केपेबल ऑफ एम्बैरेसिंग बोल रहा है एसोसिएशन वाला, यदि कुछ बोल दे कि हमारे को ये तकलीफ हो रहा है या मेरा फेलो ऑफिसर को प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज स्पॉइलिंग द रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बोल देगा. मेरा कहना यह था सर, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, save as provided in sub rule 3, no government servant shall, except with the previous sanction of the government, give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority. Now if a government servant want to make me defense assistant, then he has to take power. I have permission that I will act as. हाँ, तो परमिशन तो लेना पड़ेगा सर. परमिशन वो तो आप जानते हैं सर, परमिशन के लिए तो मैं जानबूझ के सवाल पूछ रहा हूँ पब्लिक आपको पता है सर कि अगर मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को इंटीमेट कर दिया दैट सो एंड सो विल बी माय असिस्टेंट, then that inquiry officer will write to my supervisor that on so and so the hearing there and Mr. BB Singh should be allowed to join that inquiry. That amounts to information and sanction. जी ऐसा ही है सर. आगे क्या लिख रहा है? Evidence given in inquiry before any sanction has been accorded under sub rule 1, no government servant giving such evidence shall criticize the policy or action of the central government or of a state government. Nothing in this rule shall apply to evidence given at an inquiry before any authority appointed by the government, parliament or a state legislature. अच्छा ठीक है, evidence given in any judicial inquiry or evidence given at any departmental inquiry ordered by the authorities subordinate to the government. Yes, यहाँ पर हम लोग बच जाते हैं ना. यहाँ ठीक है. हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन 11 के बाद में चलेंगे, इसको बंद करते हैं. जी 2 घंटा हो गया, बता 12 बज गए. जी सर, नहीं सर, देख लेता हूँ सर मैं. 12:01 हो गया. 1 सेकंड. हाँ 12:01 हो गया सर. बंद करते हैं, कल करेंगे इसको, ठीक है. जी क्योंकि फिर ओवरडोज हो जाएगा. मतलब अब यहाँ क्योंकि क्या हो रहा है, आगे वाला जो सेक्शन है ना, वो जो रूल है ना, वो देखो क्या कर रहा है. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या ऑफिशियल सिक्योरिटी की बात कर रहा है
हाँ फिर हाँ ये हाँ, सब्सिक्वेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ से मामला थोड़ा चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर- बंद करो। जी 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 जी। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है और ये स्ट्रीम अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग कंडक्ट रूल के रूल 11 के बाद में फिर से अगले स्ट्रीम में देखेंगे। तब तक के लिए जी नमस्कार, जी जी धन्यवाद, जय हिंद, जी जी। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।